तो कैसे हैं सभी वर्ग 10 के सभी वीरों? तैयारी तो बहुत जोरों से चली रही होगी। आज हम भी आप लोग के सहयोग में एक हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न का टॉपिक लाए हैं। आज देखते हैं एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। याद रखिएगा लोग, 14 अप्रैल 1891। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा लोग, मध्य प्रदेश। क्या याद रखिएगा? मध्य प्रदेश। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इनके बारे में। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये दलित समाज से आते थे। इन और शास्त्रीय, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक भी हैं। ये भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये प्रथम विधि और न्याय मंत्री भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, डॉरिस नामक सोने के सिक्के से भरा घारा किसे मिला था? याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग को। किसको मिला था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग को मिला था डॉरिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जान रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ भेजा गया एक गवर्नर जनरल थे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती सबको जानते हैं, मैक्स मुलर को कहे हैं। ठीक है, किसको कहे हैं? मैक्स मुलर को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन प्रारंभ किया? याद रखिएगा, 18। किस वर्ष में? 18 वर्ष के आयु में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप ही लोग के लिए विशेष प्रश्न का चयन करके लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोग के लिए। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आप भी देखिए, आपका भी मार्क्स बढ़े, मित्रों को भी मार्क्स बढ़ाइए। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? सबको जानते हैं, नेपाल के लोग को बहादुर कहा जाता है। ठीक, ये मातृभाषा है हम लोग का। मातृभाषा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर डाउन आना चाहिए, नंबर ज्यादा से ज्यादा उठाइए लोग। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दोस्तों दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से भागा था इसीलिए क्योंकि उसकी माँ की मार के कारण, माँ ने उसको मारी थी, इसलिए बेचारा भाग गया था घर छोड़ के। अगला है पंडित बिरजू महाराज। ठीक, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो याद रखिएगा, 1938। कब हुआ था? 1938 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था या देवासन हो गया था? 9.5 साल। नेक्स्ट प्रश्न, अभिनय क्वेश्चन कर रहा है, अभिनयो क्या है? अभिनयो क्या है? तो याद रखिएगा, ईसाई मठ है। ठीक है दोस्तों। बहुवचन, अगला क्वेश्चन है, बहुवचन के पत्रिका संपादन निम्न में से किसने किया था? अशोक वाजपेयी किए थे। लेसन से देख रहे हैं, लेसन से बहुत सा सवाल पूछता है, याद रखिएगा। लेसन से संबंधित जितना राइटर और लेसन नेम सब याद कर लीजिएगा लोग। उससे आप लोग को 10 प्रश्न से अधिक बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी दोस्तों है दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अब वही हम लोग पढ़े हैं, वो तो ऑप्शन जो लेसन का है वो तो देगा नहीं, लेकिन उसी से रिलेटेड देगा, कविता का जनपद। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी लेखक हैं उनके जीवनी दिया रहता है, वो उसके बारे में जरूर पढ़ें।
शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो ये है अशोक वाजपेयी जी का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरुद्दीन नाम किसका था? कमरुद्दीन नाम था बिस्मिल्लाह खां का। किसका था? बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? यानी उनका जो शहनाई वादक थे उनका मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था दोस्तों पैगंबर बख्श खां। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा आप लोग के एग्जाम में मिलते रहता है। ठीक, पहला, यतीन्द्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं को संपादन किस से किया था या किस नाम से किया था? तो याद रखिएगा, 4 जुल्हे के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि है? तो वह है प्रभाती की। अगला है, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन तो बिस्मिल्लाह खां का जी होगा। बात सही है, बिस्मिल्लाह खां जी वहीं के थे, वही मरते दम तक ले तो कोई अपना जन्मभूमि छोड़ना चाहेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के तो पढ़ते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी का क्या तत्पर है? तो हदिया की शिक्षा से उनका तत्पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है दोस्तों? तो माली मालिन राधा और कृष्ण को। रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी? रसखान को पुष्टि मार्ग की गोस्वामी विठल नाथ ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो स्वयं या छंद में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? चलिए, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं दोस्तों। किस भाषा के हैं? ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्य से, झग्ने दूत से, रसखान रचनावली से या प्रेम धन सर्वस्व से है? तो याद रखिएगा, प्रेम धन सर्वस्व से है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, ये जो लाइन है वो पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है स्वदेशी से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? स्वदेशी से लिया गया है। ये आप लोग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो वस्तुनिष्ठ था, और कुछ सब्जेक्टिव यानी लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जितना डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, इससे याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव चर्चा किए हैं उससे आप लोग को 15 प्लस आने की संभावना है या ये सब्जेक्टिव निश्चित होने की संभावना है। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? तो कवि की दृष्टि से आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों तथा कारखानों में काम करने वाले मेहनतकाश जिनके प्रयास से देश का आर्थिक विकास होता है। नेता, अधिकारी, पदाधिकारी इन्हीं के मेहनत पर निर्भर करते हैं। कवि का मानना है कि कोई भी तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके पास विशाल जनशक्ति हो। तात्पर्य है कि मजदूर एवं किसान ही देश के रीढ़ हैं, इसलिए कवि इन्हें देवता कहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और ये कहाँ मिलेंगे? तो आज कवि के दृष्टि से देखा जाए तो आज के देवता वो सड़कों पर मिलेंगे,
खेतों में मिलेंगे, खलिहानों में मिलेंगे, कारखानों में मिलेंगे। जो मेहनत करने वाले हैं वह सब आज कवि के दृष्टि में देवता हैं, जिनके प्रयास से देश की आर्थिक मजबूती प्रदान होता है। उन जिस पर नेता निर्भर रहते हैं, अधिकारी इन्हीं के मेहनत पर निर्भर करते हैं। कवि का मानना है कि कहीं कोई भी समृद्ध हो सकता है जब उसके पास विशाल जनशक्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि मजदूर एक एवं किसान ही देश के रीढ़, और इसलिए कवि इन्हें देवता के श्रेणी देता है या देवता मानता है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है। अर्थात मनुष्य की साखी के रूप में यानी उसका अवशेष के रूप में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम है। वर्षों बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा वासी इस त्रासदी का दंश झेलने के लिए विवश हैं। साक्ष्य के रूप में उपस्थित रहने वाले वहां के काला दिवस भी आज सिहरन पैदा करता है। ठीक जिस दिन हिरोशिमा पर बम और नागासाकी पर बम गिराया गया था जापान में, उसी पर यह कहानी लिखा गया है हिरोशिमा के बारे में। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। परमाणु बम के विस्फोट से जो अग्नि पैदा होता है उसका प्रकाश अनंत होता है और धरती के मनुष्य जलते हैं और कोई नहीं बचता। मनुष्य की कोई छाया बनती नहीं है, यह बनती भी है तो यह दिशाहीन होती है, मनुष्य भाव बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। तो कवि हरी घास वाले बंगाल, धान के खेत वाले बंगाल, कलकल करती नदी वाले बंगाल तथा रंगीन बादलों में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कविता में क का क्या विवरण है, स्पष्ट करना है। कविता में कवित्री ने क का विवरण, स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यंजन वर्णों में क प्रथम अक्षर है। क को कबूतर जैसा भी कहा गया है और क से कबूतर होता है, इसलिए जब बच्चा लिखता है तो वह पंक्ति के नीचे आ जाता है, कबूतर के फुदकने की आदत की तरह। आगे क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो अंग को बच्चा माँ और बेटा समझता है और वह उसे नहीं लिख पाता है। वह बार बार अंग को लिखने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लिख पाता है। वह बच्चा अंग का सही उच्चारण भी नहीं कर पाता है। अतः निराशा की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण बेटे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? चरित्र निर्माण को गांधी जी शिक्षा का ध्येय मानते हैं। ठीक है दोस्तों, कि चरित्र निर्माण मेन उनका शिक्षा का उद्देश्य। उनका कहना था कि चरित्रनिष्ठ व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकता है। वे मानते थे कि साहस, बल, सदाचार, बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुस्तकीय ज्ञान तो उद्देश्य का साधन मात्र है। गांधी जी कहते हैं कि बिना चरित्र निर्माण के बच्चे त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सदाचार के मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। उनका ख्याल था कि व्यक्ति का जब चरित्र निर्माण हो जाएगा तो समाज अपना काम स्वयं संभाल लेगा, इसलिए चरित्र निर्माण की शिक्षा आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय हम लोग को देना है। तो बिरजू महाराज
के गुरु उनके पिता थे, जिनका नाम लच्छू महाराज था। इनके पिता प्रख्यात नर्तक यानी डांसर थे। बिरजू महाराज के जन्म के समय उनके पिता रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ थे। 54 साल की उम्र में लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी उनके पिता की। बिरजू महाराज की माँ भी उनकी गुरु थी। बिरजू महाराज के अनुसार उनकी माँ उनके लिए एग्जामिनर जज थी। बिरजू महाराज को अपने पिता के कला ज्ञान पर गर्व था और माँ पर अति विश्वास। इसी कारण बिरजू महाराज ने अपने पिता को गुरु और माता को गुरुवाइन के रूप में माना था। आज भी देखा जाए तो माता और पिता दोनों ही ऐसे हैं जो प्रथम हमारे गुरु होते हैं। इसी के साथ आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोगों को क्लास और प्रश्न दोनों अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर जो आप लोग को लगे कि हाँ ये प्रश्न आप लोग के लिए सहयोगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज का ये